हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो आज पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है? वैरायटी ऑफ स्पीसीज को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? वैरायटी ऑफ स्पीसीज इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। सो वैरायटी ऑफ स्पीसीज को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टर्म को कौन पॉपुलराइज किए थे? सो बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किए थे एडवर्ड विल्सन ने। सो बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया था किसने? एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किए थे। फिर बात करेंगे आपके एनसीईआरटी ग्राफ के फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है। ठीक, आपके एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है, कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है। कौन सा डाटा? देखो कि आपके एनसीईआरटी ने बोला है कि 3 लाख स्पीसीज हैं बीटल्स के। ठीक है, 3 लाख स्पीसीज हैं किसके? बीटल्स के। और बोला है क्या कि 28, ठीक है, कितना? 28,000 स्पीसीज हैं फिश के। और क्या बताया आपके एनसीईआरटी में कि 20,000 स्पीसीज किसके हैं? 20,000 स्पीसीज हैं किसके भाई? आंट के। ठीक है, आंट्स के 20,000 स्पीसीज हैं और 20,000 स्पीसीज हैं ऑर्चिड के। और 20,000 स्पीसीज हैं किसके? ऑर्चिड के। तो आपके एनसीईआरटी ग्राफ, ठीक, एनसीईआरटी में फर्स्ट पैराग्राफ में डाटा गिवन है कि 3 लाख स्पीसीज हैं बीटल्स के, 28,000 स्पीसीज हैं फिश के, 20,000 स्पीसीज हैं अंड के। ठीक है, और 20,000 स्पीसीज हैं किसके? ऑर्चिड के। इंपॉर्टेंट डाटा है आपके एनसीईआरटी के बुक में फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है, तो इसको आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब क्या पढ़ेंगे भाई? देखो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कितने टाइप के क्या होते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि कितने टाइप के बायोडाइवर्सिटी होते हैं देखेंगे। टोटल 3 टाइप के पढ़ेंगे हम लोग। 3 टाइप के बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा जिसको बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड है स्पीसीज डाइवर्सिटी और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कौन कौन से पढ़ेंगे? देखो सबसे पहले पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकंड पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी। फिर पढ़ेंगे थर्ड जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल। ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो 3 टाइप के पढ़ेंगे हम लोग बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से समझ गए? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 टाइप के पढ़ेंगे डाइवर्सिटी। कौन कौन सा? जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? जेनेटिक डाइवर्सिटी से। सो आखिर में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है भाई? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? देखो डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, तो जब डाइवर्सिटी हो कौन से लेवल पर होगा? डाइवर्सिटी होगा इसमें जेनेटिक लेवल पर। तो डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। सो डाइवर्सिटी कौन से लेवल पर होगा? डाइवर्सिटी होगा किस लेवल? डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल में। तो हम लोग पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी कौन से लेवल पर पढ़ेंगे भाई? डाइवर्सिटी पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिक लेवल पर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी जिसमें पढ़ेंगे हम लोग डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। तो पढ़ेंगे डाइवर्सिटी कौन से लेवल में? जेनेटिक लेवल में पढ़ेंगे आप डाइवर्सिटी। तो इसका आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है कि जेनेटिक लेवल पर, ठीक है, स्पीसीज के डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे? ठीक है, जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी होंगे। ठीक है, सिंगल स्पीसीज के जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट टाइप के वैरायटी होंगे। बात समझे कि सिंगल स्पीसीज के जेनेटिक लेवल पर डिफरेंट टाइप के वैरायटी होंगे, इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल है राउवोल्फिया वोमिटोरिया। ठीक है, एक प्लांट है। राउवोल्फिया वोमिटोरिया क्या है भाई? राउवोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है। ठीक है, जो कहाँ ग्रो होता है? हिमालय में ग्रो होता है। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं रिजर्पिन। ठीक है, ये क्या बनाता है? एक केमिकल जिसको बोलते हैं रिजर्पिन, जिसका कंसंट्रेशन, पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? रिजर्पिन का पोटेंशियल और कंसंट्रेशन, ठीक है, इसका पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। सो राउवोल्फिया वोमिटोरिया हिमालय में ग्रो होता है, डिफरेंट पोटेंशियल कंसंट्रेशन होता है केमिकल का जो बनाता है, उसको बोलते हैं रिजर्पिन। ठीक है, रिजर्पिन बोलते हैं जिसका डिफरेंट पोटेंशियल कंसंट्रेशन होता है डिफरेंट रीजन में।
डिफरेंट डिफरेंट रीजन में क्या होता है, इसका डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन होता है केमिकल का, जिसको बोलते हैं रिजर्पिन, जो कौन बनाता है, राउवोल्फिया वोमिटोरिया। सेकेंड एग्जाम्पल आपके इंस्टार्ट में गिवन है कि 1000 वैरायटी किसके हैं भाई, 1000 वैरायटी है मैंगो के, 1000 वैरायटी किसके हैं, मैंगो के 1000 डिफरेंट वैरायटी हैं, ठीक है, डिफरेंट वैरायटी किसके 1000 मैंगो के डिफरेंट वैरायटी है। और सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल दिया है कि 50,000 50,000, ठीक है, 50,000 वैरायटी किसके हैं, राइस के, 50,000 वैरायटी किसके हैं, राइस के आपके इंसर्ट में गिवन है। तो ये था आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल, कि डाइवर्सिटी कौन से लेवल में होगा, जेनेटिक लेवल में, इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। जिसका एग्जांपल पहला है राउवोल्फिया वोमिटोरिया, जो एक केमिकल बनाता है रिजर्पिन, जिसका डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड पोटेंसी होता है डिफरेंट रीजन में। फिर सेकेंड एग्जांपल कि 50,000 वैरायटी है किसके, राइस के डिफरेंट, और 1000 डिफरेंट वैरायटी है मैंगो के, ठीक है। तो ये था आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर देखेंगे अब नेक्स्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी करेंगे सेकंड, जिसको बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। सेकंड क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में देखेंगे डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, ठीक है। तो कौन से लेवल पर देखेंगे डाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल पर आप देखेंगे डाइवर्सिटी। सो अब बात करेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी एट स्पीसीज के लेवल पर हम लोग अब देखेंगे डाइवर्सिटी, ठीक है। तो कौन से लेवल पर देखेंगे, एट स्पीसीज लेवल। तो आप देखेंगे स्पीसीज लेवल पर डाइवर्सिटी। तो एट स्पीसीज लेवल पर क्या देखेंगे भाई, आप देखेंगे डाइवर्सिटी, ठीक है। तो स्पीसीज लेवल पर देखेंगे आप डाइवर्सिटी। इसका एग्जांपल आपके इंसर्टिंग गिवन है, दिया है कि जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न घाट के पास मोर एम्फीबियन स्पीसीज होता है, किससे, ईस्टर्न घाट से। आपके इंसर्टिंग गिवन है, देखो क्या गिवन है भाई, कि वेस्टर्न घाट है मोर स्पीसीज, वेस्टर्न घाट है मोर स्पीसीज, इनके पास क्या होता है, वेस्टर्न घाट के पास मोर स्पीसीज होता है, किसका, एम्फीबियन, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट के पास क्या होता है, ज़्यादा स्पीसीज होता है, किससे, ईस्टर्न घाट से, ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल है स्पीसीज डाइवर्सिटी का। तो वेस्टर्न घाट है मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के पास क्या होता है, ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज होता है, किससे, ईस्टर्न घाट से। तो ये था आपका एग्जाम्पल जो आपके इंसर्टिंग में गिवन है, ठीक। अब बात करेंगे सेकंड टाइप, थर्ड, अब बात करेंगे थर्ड टाइप का डाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं क्या, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बात करेंगे, देखो थर्ड टाइप के डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अब बात करेंगे एट इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी, ठीक है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम लोग बात करेंगे, देखो डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, ठीक है। मतलब अब बात करेंगे डाइवर्सिटी कौन से लेवल पर, इकोसिस्टम लेवल पर डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल, ठीक है। अब डाइवर्सिटी कौन से लेवल पर देखेंगे, अब देखेंगे डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम के लेवल पर देखेंगे अब डाइवर्सिटी। सो एट इकोसिस्टम लेवल, सो डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल पर देखेंगे अब, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स पर आपके इंसर्टे में गिवन है कि आप बोल सकते हो कि इंडिया, जो इंडिया है, इंडिया के पास इंडिया है मोर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे, ठीक है। तो इंडिया के पास क्या ज़्यादा है भाई, इंडिया के पास इकोसिस्टम का वैरायटी, ठीक है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, किससे, नॉर्वे से। तो इंडिया है मोर, उनके पास क्या, इंडिया के पास क्या ज़्यादा है भाई, मोर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। सो इंडिया के पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मोर है देन नॉर्वे, ठीक है। तो इंडिया है मोर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन नॉर्वे। ये आपके एनसीईआरटी में सब एग्जांपल गिवन है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में सब एग्जांपल्स क्या है, नॉर्वे। तो इंडिया के पास क्या है ज़्यादा, इंडिया के पास ज़्यादा इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी है, किससे, एज कम्पेयर टू नॉर्वे, ठीक है। तो इंडिया के पास ज़्यादा है इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू नॉर्वे। क्लियर हुआ आपको। तो ये था आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी बात करेंगे। देखो डिफरेंट टाइप्स का डाइवर्सिटी के बारे में देख, रेन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया, इससे सब क्या है, सब क्या इकोसिस्टम है, ठीक है।
सो रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, और क्या है भाई मैनग्रोव्स, ठीक है, और इसमें वीटलैंड, ये सब क्या है इकोसिस्टम का, ठीक है, वीटलैंड, कोरल लीफ, ये सब एग्जाम्पल है, कैसे सब डिफरेंट टाइप्स के क्या है, सब डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी है। रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, मैंग्रोव्स, वीटलैंड, कोरल रीफ, ठीक है, और कैसा अब आएगा इसका, और एस्चुअरीज, ये सब इसके किसके इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी हैं, ठीक है। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के क्या है, डिफरेंट टाइप्स के सब ये हैं डाइवर्सिटी। सो डिफरेंट टाइप्स के सब क्या देख ले हम लोग, डिफरेंट टाइप्स के हम लोग डाइवर्सिटी देख ले, कौन से लेवल पर, अर्थ इकोसिस्टम के लेवल पर डिफरेंट टाइप्स के वेराइटी है, देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो हम लोग ने सबसे पहले बात किया कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है भाई, वैरायटी ऑफ स्पीसीज को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, क्लियर। फिर हम लोग ने बात किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो 3 टाइप्स पढ़े हम लोग। सबसे पहले पढ़े हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड पढ़े स्पीसीज डाइवर्सिटी, और थर्ड पढ़े क्या, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस आपका एग्जाम्पल आपको याद रखना है 1 by 1, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि हम लोग की अर्थ में कितने स्पीसीज एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ में कितने स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, उसको आप देखेंगे। सो अब बात करेंगे कि अर्थ जो है, अर्थ में कितने स्पीसीज होते हैं प्रेजेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो कि आप बात करेंगे कि हाउ मेनी स्पीसीज, ठीक है, कितने स्पीसीज अर्थ में होते हैं प्रेजेंट, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग टू भाई, IUCN। सो आप समझो कि अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो IUCN, अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है भाई, इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से क्या बोलते हैं, देखो कि टोटल स्पीसीज अभी तक जो भी, ठीक है, अभी तक जो भी स्पीसीज जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, कितने हैं भाई, 1.7 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन। आप बोल सकते हो आपके इंसर्टेम डाटा गिवन है कि कितने टोटल डिस्कवर्ड हुए हैं, 1.5 मिलियन। आपके इंसर्टेम गिवन है कि अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, उसके हिसाब से 1.5 मिलियन क्या है, 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक, अभी तक क्या हो चुका है, डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है। 1.5 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, 1.5 मिलियन स्पीसीज क्या हुए हैं, डिस्कवर्ड हो चुके हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN। फिर आता है एक साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं रॉबर्ट मै। फिर क्या आता है एक साइंटिस्ट, ठीक है, जिसका नाम क्या है रॉबर्ट मै। रॉबर्ट मै ने एस्टिमेट किया था, ठीक है, रॉबर्ट मै ने क्या किया था, रॉबर्ट मै ने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी, इन्होंने क्या एस्टिमेट किया था, इन्होंने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितने हैं, 7 मिलियन, ठीक है। तो रॉबर्ट मै ने क्या एस्टिमेट किया था भाई, इन्होंने एस्टिमेट किया था, देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एस्टिमेट किया था किसको, एस्टिमेट दी ग्लोबल, ठीक, एस्टिमेट दी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इन्होंने क्या किया था, एस्टिमेट किया था किसको, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी को। तो इन्होंने एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट दी ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना है भाई, वो होता है समझो 7 मिलियन। कितना होता है, 7 मिलियन। तो इन्होंने बोला था कि मतलब ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितना होगा, 7 मिलियन है बोल के, ठीक है, मतलब ये बस एस्टिमेट गए थे। तो बहुत साइंटिस्ट लोग और मतलब और बहुत सारे जितने अभी भी मिलियंस ऑफ स्पीसीज, ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पीसीज डिस्कवर्ड होने में बाकी है अभी, सारे के सारे स्पीसीज डिस्कवर्ड नहीं, अभी तक बहुत स्पीसीज अब न्यू, ठीक है, न्यू निकल रहे हैं, ठीक है, न्यू पता चल रहा है, मतलब डिफरेंट स्पीसीज अभी और पता चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस ये फिक्स नंबर, नहीं, बाद में नंबर कम हो सकता है, बाद में नंबर बढ़ भी सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, नंबर घट सकता है, नंबर बढ़ सकता है। तो ये था रॉबर्ट मै, जिन्होंने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल स्पीसीज का डाइवर्सिटी कितना है, ग्लोबल स्पीसीज का डाइवर्सिटी है 7 मिलियन, ठीक है। तो इन्होंने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल स्पीसीज का डाइवर्सिटी है कितना है भाई, 7 मिलियन है बोल के। अब बात करते हैं, देखो कि जो अर्थ है, ठीक है,
अर्थ के पास देखो कि कितना परसेंट उसके पास, अर्थ में 70%। आपको समझना है कि अर्थ का, ठीक है, अर्थ के बैलेंस, ठीक है, अर्थ जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ में 70% जो आपको, ठीक है, जो आपको मिलेंगे 70% क्या मिलेंगे आपको, एनिमल मिलेंगे। अर्थ में आपको 70% क्या मिलेंगे, मतलब अर्थ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे देखो तो आपको मतलब जो अर्थ है, अर्थ में आपको 70% मिलेंगे एनिमल। बात समझे। अर्थ अब बात करते हैं अर्थ के बायोडाइवर्सिटी, तो आपको 70% मिलेंगे क्या, एनिमल। 70% मिलेंगे एनिमल और आपको मिलेंगे 22%, ठीक है, और आपको मिलेंगे 22% जिसको बोलते हैं प्लांट्स। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा, सबसे मोस्ट क्या है भाई, एनिमल्स में सबसे मोस्ट है इंसेक्ट, जो फाइलम ऑर्थ्रोपोड में आता है, ठीक है। एनिमल्स में सबसे ज़्यादा है इंसेक्ट जो फाइलम ऑर्थ्रोपोड में आते हैं। फिर बात करेंगे देखो कि जो प्लांट है 22%, ठीक है। प्लांट में क्या आता है, इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं एल्गी, ठीक है। एल्गी सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट है। एल्गी आएगा बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गी, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर इसमें आएंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें सब प्लांट क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सो सब इसमें आते हैं, ठीक है। तो देखो जो 22% है प्लांट में कौन क्या आता है, इसमें आते हैं एल्गी, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो अर्थ के बायोडाइवर्सिटी में 70% एनिमल्स होते हैं, उनमें से सबसे मोस्ट क्या होता है, इंसेक्ट होता है, ठीक है। और 22% होता है प्लांट, एल्गी, बैरोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कितने परसेंट होते हैं भाई, ये ऑक्यूपाई करते हैं 22%। प्लांट होते हैं कितने परसेंट, प्लांट होते हैं 22% प्लांट होते हैं, ठीक हुए। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग देखो कि जो इनवर्टिब्रेट है, ठीक है ना, जो समझना है कि आप जो क्या है, जो है इनवर्टिब्रेट कितने होते हैं, वर्टिब्रेट कितने होते हैं और प्लांट कितने कितने होते हैं, उसको देखेंगे अब, ठीक है। तो देखेंगे आपके आखिर में कितने कितने परसेंट होते हैं। सो देखो अब देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट। अर्थ में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है भाई, ठीक है ना। आपको प्लांट के वर्टिब्रेट के डिफरेंट मिलेंगे, आपको इनवर्टिब्रेट के डिफरेंट मिलेंगे। वर्टिब्रेट मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट। तो अब बात करेंगे देखो कि जिसमें सबसे पहले बात करेंगे वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेटा। सो वर्टिब्रेटा देखो, वर्टिब्रेटा में सबसे पहले इसमें आते हैं, आपको समझना है, ठीक है। वर्टिब्रेटा जिसके पास वर्टिकल, ठीक है, अब देखो इसके पास, तो वर्टिब्रेट में, ठीक है, वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं आपको पता है, मैं समझाया आपकी, वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा होते हैं क्या, फिशेस, ठीक है। वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा होते हैं फिशेस, फिर होते हैं क्या, रेप्टाइल्स, फिर क्या होते हैं भाई, फिर होते हैं रेप्टाइल्स, फिर होते हैं एम्फीबियन। रेप्टाइल्स मतलब सब इक्वल होते हैं उसके बाद। सो देखो वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इनमें सबसे ज़्यादा होता है फिशेस, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं फिश, फिर होता है एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन होता है। फिर क्या होता है, एम्फीबिया, ठीक है, फिर क्या होता है, एम्फीबिया होता है, और इसके बाद क्या होता है, एम्फीबिया के बाद होता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के बाद क्या होते हैं, और रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेमल्स, ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। बर्ड्स और मेमल्स ये सब के सब क्या इक्वल हैं। तो हम लोग समझे, सबसे पहला ग्राफ के मतलब समझे कि जो वर्टिब्रेटा है, ठीक, उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा होते हैं फिश, ठीक है। उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मेमल्स सब सेम होते हैं, ठीक है। एम्फीबिया, बर्ड, रेप्टाइल्स, बर्ड, मेमल्स सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, किसमें, वर्टिब्रेटा में। फिर बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब बात करेंगे देखो नेक्स्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट्स। सो इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे देखो, इनवर्टिब्रेट्स में देखेंगे कि इनमें देखो सबसे पहले, तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है इसको देखना आप, ठीक है। सो देखो हम लोग बात करेंगे अब,
तो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा इसमें देखो क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा होते हैं इंसेक्ट, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं इंसेक्ट। तो देखो सबसे ज़्यादा होते हैं इंसेक्ट। फिर क्या होता है भाई, इनमें आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे इंसेक्ट। फिर होते हैं क्या, मोलस्कस, फिर क्रस्टेशियन और फिर सम अदर एनिमल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा मिलेंगे क्या, आपको मिलेंगे इंसेक्ट जो आते हैं फाइलम ऑर्थ्रोपोड में से, सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको इंसेक्ट। फिर मिलेंगे आपको मॉलस्कस, फिर क्या मिलेंगे आपको, फिर मिलेंगे आपको क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन, ठीक है। तो मॉलस्कस, क्रस्टेशियन और फिर मिलेगा आपको क्या, उसके बाद मिलेगा अदर एनिमल ग्रुप, अदर एनिमल ग्रुप, ठीक है। तो क्रस्टेशियन मैमल, ठीक है, क्रस्टेशियन, मॉलस्कस, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल ग्रुप मिलेंगे आपको। तो आपको समझ आ गया होगा कि इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे आपको, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा मिलेंगे इंसेक्ट, फिर आपको देखने को मिलेगा मॉलस्कस, फिर क्रस्टेशियन और फिर अदर एनिमल ग्रुप, और फिर लास्ट बात करेंगे प्लांट्स, ठीक है। अब बात करेंगे थर्ड जिसको बोलते हैं प्लांट्स। आखिर में प्लांट्स कितने होते हैं, देखो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मोलस्कस, फिर है क्रस्टेशियन, सो प्लांट में आप देखो, प्लांट में सबसे ज्यादा क्या होता है, सो प्लांट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्लांट में देखो, प्लांट में सबसे ज्यादा होते हैं क्या, सबसे ज्यादा होते हैं फंजाई और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या होता है, देखो सबसे ज्यादा इसमें होते हैं फंजाई, ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, सबसे ज्यादा इसमें होता है फंजाई। प्लांट में सबसे ज्यादा होते हैं फंगी, ठीक है। और क्या होता है इनमें, और होता है इनमें सबसे ज्यादा क्या, देखो आप ध्यान से इसको, ठीक है, फंगी। और क्या होता है इसमें, जिम्नोस्पर्म। और इसमें बहुत ही कम क्या होता है भाई, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत ही कम आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। देखो क्या, बहुत ही कम देखने को मिलेगा आपको एल्गी और लाइकेन। एल्गी मिलेगा आपको लाइकेन इसको देखने, ठीक है, एल्गी लाइकेन होते हैं। फिर होते हैं क्या, मोसेस, और फिर होते हैं फन और अलिस, फन एंड अलिस। तो बस आपको मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, बस आपको समझना है कि प्लांट में क्या 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 होता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं। तो आपको मतलब सिंपली आपको याद रखना है, ज़्यादा मतलब थाम्स जाम आपको नहीं करना है, ठीक है। सिंपली इसको सिंपल तरह से बहुत ही याद रखो इसको कि वर्टिब्रेट्स में, ठीक है, वर्टिब्रेटा में आते हैं सबसे ज़्यादा फिश, उसके बाद जो एम्फीबिया है, जो रेप्टाइल्स है, जो बर्ड है और जो मैमल्स है, सबके सब सेम होते हैं। बस समझ गए, वर्टिब्रेट्स में बस आपको समझना है कि फिश सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स सब सेम होते हैं। उसके बाद देखो इनवर्टिब्रेट में सबसे ज़्यादा होते हैं इंसेक्ट, फिर उसके बाद होता है मोलस्कस, फिर उसके बाद होता है क्या, क्रस्टेशियन, फिर उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप होते हैं। फिर बात करेंगे प्लांट, प्लांट में सबसे ज़्यादा होता है क्या, फंजी, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म, और फिर उसके बाद एल्गी, लाइकेन, मोसेस, फन, अलिस। क्लियर हुआ। तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको आना चाहिए, ठीक है, जो आपको आना चाहिए था प्लांट, ठीक है, जो आपको आना चाहिए था। सॉरी, ये होता है एंजियोस्पर्म, ठीक है, FN मतलब एंजियोस्पर्म। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं होता, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया था, जिम्नोस्पर्म में होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक, एंजियोस्पर्म इनमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप्स का मतलब आपको मतलब डाटा जो आपको याद रखना पड़ेगा कि वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, ठीक है, प्लांट में क्या होता है, इसको समझना है। अब बात करेंगे हम लोग इंडिया, अब बात करेंगे इंडिया का हम लोग कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी कितने हैं, ठीक है। सो देखेंगे नेक्स्ट आप इंडिया का बायोडाइवर्सिटी कितना है उसके बारे में बात करेंगे।
हम लोग ने अर्थ के बारे में देख लिया कि अर्थ का कितना होता है बायोडाइवर्सिटी, अर्थ कितना परसेंट क्या लैंड कवर करता है, उसको भी डिस्कस किया। अब बात करेंगे इंडिया। इंडिया के पास है टोटल 2.4% लैंड एरिया। ठीक है, इंडिया के पास कितना लैंड एरिया है भाई? इंडिया के पास 2.4 लैंड एरिया है। ठीक है, और इनके पास स्पीसीज कितना है? इंडिया के पास स्पीसीज है 8.1% स्पीसीज हैं। और बात समझ रहे हो, इंडिया के पास कितना लैंड है? 2.4%, और स्पीसीज कितना है इंडिया के पास? 8.1% स्पीसीज है इंडिया के पास। कितना स्पीसीज है भाई? 8.1% खाली स्पीसीज है इंडिया के पास। और था लेकिन सब क्या हो गया भाई? सबको आप किल हो गए। ठीक, सब ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सी हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन से सब लोग खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, तो इंडिया के पास देखो क्या हुआ। इंडिया के पास मतलब स्पीसीज पहले बैंकर और ज़्यादा थे लेकिन कम हो गए अब। तो इंडिया के पास टोटल 2.4% लैंड एरिया है और 1.8% क्या है? स्पीसीज इस इंडिया के पास है। ठीक है, जिनमें से आपको समझना है कि जिनमें से 90,000, ठीक है, 90,000, जिनमें से समझना है कि जिनमें से 90,000, जिनमें से 90,000 क्या है? प्लांट्स हैं। ठीक है, 90,000 प्लांट्स हैं, 90,000 स्पीसीज किसके? प्लांट हैं। ठीक है, और 45,000 स्पीसीज एनिमल के हैं। 45,000 स्पीसीज किसके हैं भाई? एनिमल के हैं। ठीक है, बात समझे तो इंडिया के पास 90,000 स्पीसीज प्लांट के हैं और 45,000 स्पीसीज किसके हैं? प्लांट के एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये था आपका मतलब छोटा सा बोल सकते हो इंट्रोडक्शन, एक आइडिया अबाउट इंडिया, हाउ आवर इंडिया इज। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग पैटर्न ऑफ, अब बात क्या करेंगे? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की डिफरेंट पैटर्न देखेंगे किसके? बायोडाइवर्सिटी के। सो देखो, आप देखते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो बात करते हैं, चलो आप पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि कौन से पैटर्न होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप पर डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें आता है क्या? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जिसमें आता है क्या? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आप बात करेंगे, देखो कि जो क्या होता है, जो होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, इसमें देखेंगे हम लोग कि आपको पता होगा जो इक्वेटर, ठीक है, जो भी एरिया, ठीक है, जो भी स्पीसीज जो इक्वेटर के पास क्या होता है? इक्वेटर के पास मोर स्पीसीज होता है एज कंपेयर टू पोल्स। ठीक है, इक्वेटर के पास क्या होता है? मोर स्पीसीज होते हैं एज कंपेयर टू पोलर रीजन में। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट क्या है कि इक्वेटर्स के पास क्या होता है? इक्वेटर के पास, ठीक है, आप समझ रहे हैं, पहला पॉइंट आप समझो कि इक्वेटर के पास क्या होता है? इक्वेटर के पास मोर स्पीसीज होते हैं। इक्वेटर के पास क्या होता है? इक्वेटर के पास मोर स्पीसीज होते हैं एज कंपेयर टू पोलर एरियाज में। एज कंपेयर टू किससे? एज पोलर एरियाज से। ठीक है, पोलर एरियाज से। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया कि जो इक्वेटर के पास वाला रीजन है, ठीक है, इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है उसमें क्या होता है? मोर नंबर ऑफ स्पीसीज होता है। ठीक है, क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। कि इक्वेटर जो होता है, जो हम लोग के इंडिया का इक्वेटर है, ठीक है, उसके पास वाले रीजन के पास क्या होता है? उसके पास में जो भी रीजन है उसमें क्या होते हैं? मोर स्पीसीज होते हैं। उसके पास वाले रीजन पर क्या होते हैं? मोर नंबर ऑफ स्पीसीज होते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर है मोर स्पीसीज एज पोलर एरियाज। फिर बात करेंगे, देखोगे ट्रॉपिक्स। ठीक है, जो क्या होते हैं भाई? जो होते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, ट्रॉपिक्स के पास आप समझो कि ट्रॉपिक्स, ठीक है, ट्रॉपिक के पास, ट्रॉपिक रीजन के पास, ठीक है, जो ट्रॉपिक रीजन है, ठीक ठीक है, ट्रॉपिक रीजन के पास मोर स्पीसीज होता है। देखिए, मोर स्पीसीज होता है किससे? मोर स्पीसीज होता है टेम्परेट रीजन से। ठीक है, टेम्परेचर वाले रीजन से। सो ट्रॉपिक के पास ट्रॉपिकल, आप बोल सकते हो ट्रॉपिकल
रीजन के पास क्या होता है, मोर स्पीसीज होता है। किसे, मोर स्पीसीज देन टेम्पलेट रीजन। मोर स्पीसीज किससे भाई, टेम्पलेट रीजन से। ठीक है, टू मोर स्पीसीज देन टेम्पलेट रीजन। तो आपको समझना है कि देखो जो भी रीजन जो इक्वेटर के पास है उसमें क्या होगा, इक्वेटर के पास वाले रीजन पर ज़्यादा स्पीसीज होंगे। ठीक है, तो इक्वेटर के पास वाले रीजन में मोर स्पीसीज होंगे एज कंपेयर टू पोलर रीजन। वैसे ही सेम जो टेम्पलेट जो ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, तो ट्रॉपिकल आप बोल सकते हो इसको टॉपिक नहीं, ट्रॉपिकल रीजन पर क्या होता है भाई, मोर स्पीसीज होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन पर मोर स्पीसीज होते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेचर वाले वाल। ठीक है, टेम्परेचर वाले रीजन पर कम स्पीसीज होंगे एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। क्यों होते हैं वैसी, अब वैसी मतलब कौन क्यों होते हैं, किसके कारण इक्वेटर में ज़्यादा स्पीसीज होते हैं एज कंपेयर टू पोलर रीजन, और किसके कारण ट्रॉपिकल रीजन पर मोर स्पीसीज होते हैं एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। ये सब के बारे में बात करेंगे। तो मेन पॉइंट क्या है, स्पीसीएशन। मेन पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके वजह से बात हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे स्पीसीएशन। तो देखो किसके मतलब क्या कारण है जिसके चलते हो रहा है। सबसे पहले देखो इसका लॉजिक क्या है, किसके चलते मतलब वहाँ वैसी हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे जिसको बोलते हैं स्पीसीएशन। सबसे पहला पॉइंट है स्पीसीएशन। ठीक है, स्पीसीएशन के चलते, स्पीसीएशन का मतलब क्या है समझो, कि जो एरिया है, ठीक, स्पीसीएशन का मतलब क्या है कि जो देखो जो क्या है, जो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड है। ठीक है, आप समझना है ध्यान से। अब जो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड है, ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब लैटिट्यूड, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है, ठीक है, तो स्पेसिएशन का मतलब क्या है, देखो कि ट्रॉपिक, ठीक है, ट्रॉपिक जो ट्रॉपिक नहीं भाई, ट्रॉपिकल की जो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड है, ठीक है, ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड के पास क्या होता है समझो, ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियन ईयर्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन अनडिस्टर्बेड, तो समझो आप ध्यान से कि जो स्पीसिएशन का मतलब क्या है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव अनडिस्टर्बेड, ठीक है, अनडिस्टर्बेड, ठीक है, अनडिस्टर्बेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। बात समझे आप कि मिलियंस ऑफ ईयर तक जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ठीक है, उसको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्टर्बेड नहीं है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड है अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिस्टर्बेड बोल सकते हो फॉर मिलियंस। उसीलिए वहाँ का इसको टाइम मिल गया फॉर, क्या किसे टाइम मिल गया, फॉर डायरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो उसको गेट टाइम फॉर, तो उसको किसके लिए टाइम मिल गया भाई, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन, उसको डाइवर्सिफिकेशन के लिए टाइम मिल गया। कि देखो ना आप किसी भी मतलब आप सिंपल समझो कि किसी भी प्लेस को आप छेड़ोगे नहीं, ठीक है, मिलियंस ईयर तक आप उसको मतलब कहीं से भी स्पीसीज मतलब कहीं पार्टिकुलर एरिया पर कहीं से भी स्पीसीज जाएंगे नहीं। ठीक है, पार्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन है, पार्टिकुलर इन्वायरमेंट है, पार्टिकुलर वेदर, पार्टिकुलर फूड है, रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। ठीक है, आप नहीं पेड़ को जंगल को खत्म कर रहे हो, नहीं कुछ कर रहे हो। ठीक है, जैसे हैं वैसे हैं, तो भाई क्या होगा, तो वहाँ तो स्पीसीज रहेंगे ही ना। उन लोगों को ना किसी से प्रीडेटर से भी डर है, ना किसी से भी रिसोर्सेज की भी कमी नहीं है, तो क्योंकि वो क्या है, अनडिस्टर्बेड है। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ आया कि स्पीसीएशन में समझे कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन अनडिस्टर्बेड। ठीक है, अनडिस्टर्बेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, तो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव अनडिस्टर्बेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर तक अनडिस्टर्बेड है। उसीलिए इनको टाइम मिलेगा, किस लिए, इनको टाइम मिल गया फॉर ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। इनको किस लिए टाइम मिल गया, डाइवर्सिफिकेशन के लिए इनको टाइम मिल गया। ये था आपका पहला पॉइंट। फिर बात करेंगे देखो हम लोग कि अब बात करेंगे इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किसके चलते ज़्यादा स्पीसीज होते हैं इक्वेटर्स में, किसके चलते स्पीसीज ज़्यादा होते हैं ट्रॉपिक वाले रीजन पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं भाई हम लोग। सो देखो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट को, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट किस लिए है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट के चलते। तो कांस्टेंट इन्वायरमेंट के चलते भी बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई,
कांस्टेंट इन्वायरमेंट, मतलब देखो कि जैसे कि अनलाइक टेम्परेचर आपके स्टार्टिंग में गिवन है, देखो अनलाइक, जैसे कि अनलाइक टेम्परेचर जो आपके स्टार्टिंग में लिखा है मैं उसी को छाप रहा हूँ, ठीक है। कोई मतलब बाहर से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से आएगा। आपको मैं बाहर से पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम में आएगा नहीं हो। जो आपके एनसीईआरटी में डिट्टो में आपको ही समझा रहा हूँ, प्रॉपर समझो इसको, ठीक है। तो पहला समझ गए स्पेसिफिकेशन। सेकंड पॉइंट क्या है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट। तो कांस्टेंट इन्वायरमेंट जैसे कि अनलाइक टेम्परेचर, और बात करेंगे जैसे कि जो ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन वाले क्या होता है, ट्रॉपिकल रीजन वाले लेस सीजनल होते हैं, ठीक है। तो आप बात करो कि अनलाइक टेम्परेचर, ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल। ट्रॉपिकल क्या होता है भाई, समझो कि ट्रॉपिकल क्या होता है भाई, ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल, ठीक है। तो ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल होते हैं, क्लियर है आपको। तो अनलाइक टेम्परेचर, ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल। सो अनलाइक टेम्परेचर, ट्रॉपिकल, ठीक है, आर लेस सीजनल, ठीक है। क्या होते हैं भैया, लेस सीजनल होते हैं अनलाइक टेम्परेचर। तो उसीलिए मतलब ये सो रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। तो ये था आपका पॉइंट, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको फिर समझाऊंगा भाई, मैं किस लिए हूँ, समझाने के लिए तो हूँ ना, लिखने के लिए थोड़ा हूँ यहाँ पर। सो देखो सबसे पहले बात की स्पेसिएशन क्या है भाई, कि कोई भी ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड है, ठीक है, जो अनडिस्टर्बेड है मिलियन ईयर तक, ठीक है। कोई भी ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड है जो अनडिस्टर्बेड है मिलियन ईयर तक, तो उसको किस टाइम मिल गया, उसको ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए उसको टाइम मिल गया। पहला पार्ट समझ गए। फिर बात करेंगे कांस्टेंट इन्वायरमेंट। अगर आपका इन्वायरमेंट, आप समझो ध्यान से, इन्वायरमेंट कांस्टेंट है, मस्त इन्वायरमेंट, मस्त धूप निकला है, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, ठीक है, और प्लांट ग्रो कर रहे हैं, उनको कोई भी छेड़छाड़ी नहीं उसको कोई किसी का डर है, ठीक है। तो मस्त जी रहे हैं, ठीक है। उसीलिए मतलब उसमें लेस सीजनल, ज़्यादा सीजनल, ठीक है, ज़्यादा सीजन भी नहीं आता है, ठीक है, मैक्सिमम खाली। तो इसीलिए, और किस लिए भाई, मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, उसको मतलब टेंशन है, मस्त कांस्टेंट चल रहा है भाई जिंदगी, प्लांट का, आपका नहीं, ठीक है। तो आपका तो पढ़ाई लिखाई में चल रहा है कैसे। तो बात करेंगे, देखो कांस्टेंट इन्वायरमेंट में अनलाइक टेम्परेचर, ट्रॉपिकल आर, ठीक है, ट्रॉपिकल आर लेस सीजनल, क्या होते हैं भाई, लेस सीजनल होते हैं, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसका जो आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे सोलर एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी कहाँ मिलेगा भाई, ट्रॉपिक्स में। आपको सोलर एनर्जी कहाँ मिलेगा, आप पता है भाई, सोलर एनर्जी आपको मिलेंगे ट्रॉपिक्स रीजन में, ठीक है, ट्रॉपिक्स रीजन में। तो अब कहाँ मिलेंगे इसको आपको, तो आपको क्या मिल जाएंगे भाई, सोलर एनर्जी कहाँ मिल जाएगा आपको, सोलर एनर्जी मिल जाएगा कहाँ पर, सोलर एनर्जी मिल जाएगा कहाँ पर, ट्रॉपिक्स में, ठीक है। तो ट्रॉपिक्स में क्या मिलेंगे आपको, ट्रॉपिक्स में मिल जाएगा सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी मिलेंगे कहाँ पर आपको, देखो सोलर एनर्जी मिलेंगे ट्रॉपिक्स में, ठीक है। तो सोलर एनर्जी मिलेंगे ट्रॉपिक्स में, जहाँ, ठीक है, अगर देखो अगर ज़्यादा एनर्जी आपको इंस्टार्टिंग में दिया है मोर एनर्जी, ठीक है, मोर एनर्जी इज अवेलेबल इन सोलर, ठीक है, मोर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, मतलब ट्रॉपिक्स में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा सनलाइट का मिलेगा सोलर एनर्जी, जितना ज़्यादा क्या मिलेगा, सनलाइट का एनर्जी मिलेगा, उतना ही प्लांट क्या करता है, आपको पता होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट को आप जितना ज़्यादा सनलाइट दोगे उतना ज़्यादा क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कहाँ मिलेगा, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक पर, ठीक है, जिससे क्या होगा भाई, हाई प्रोडक्टिविटी, जिससे क्या होगा आपको समझाया ना आपको, जिससे हाई प्रोडक्टिविटी होगा, जिससे आपको क्या होगा, जिससे मतलब आपको हाई प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो सोलर एनर्जी कहाँ मिलेगा आपको, ट्रॉपिक में, जिससे हाई प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है, जिससे हाई प्रोडक्टिविटी होगा, क्लियर हुआ आपको, हाई प्रोडक्टिविटी जिससे होगा। तो हम लोग समझ गए पॉइंट जो था आपका, क्यों मतलब क्या कि ये है कि हम लोग सबसे पहले बात क्या रिलेटेड, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक, उसमें सबसे पहले पढ़े हम लोग लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी। लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी में पढ़े कि
इक्वेटर के रीजन पर ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। अब बात समझे आपको कि आखिर में क्यों इक्वेटर के रीजन पर ज़्यादा क्या होता है, डाइवर्सिटी होता है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन पर। एज ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिक वाले रीजन पर क्यों डाइवर्सिटी होता है वो समझ, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है, लेस सीजनल होता है, टेम्परेचर मेंटेन कांस्टेंट होता है, और क्या होता है भाई, और सोलर एनर्जी मिलता है, और किस लिए, लेस सीजनल, ठीक है, और उनमें स्पेसिएशन के लिए भी होता है, ठीक है। ये सब रीजन है जिसके चलते क्या होता है, इक्वेटर्स या बहुत ट्रॉपिक रीजन पर मोर स्पीसीज के डाइवर्सिटी होते हैं एज कम्पेयर टू अदर रीजन, एज कम्पेयर टू पोलर रीजन, ठीक है। तो ये था आपका पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बात करेंगे सेकंड पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसको बोलते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब क्या पढ़ेंगे, देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट देखते हैं, चलो भाई, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, देखो अब नेक्स्ट सेकंड है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी में स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये आपके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं हो रहा है, ठीक है। स्पीसीज और एरिया के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं करूंगा अभी, स्पीसीज एरिया के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो देखो कि जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में क्या पढ़ेंगे, कि आपको इसमें समझना है कि जो इसको दिया किसने था, इसको दिया था भाई अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने, ठीक है। साइंटिस्ट नाम लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, ठीक है। सो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, बात समझा, हम्बोल्ट। तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था क्या, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था। इन्होंने मतलब बताया था, देखो कि क्या बताया था कि एक कितना आप, इन्होंने मतलब समझाया था हम लोग को, क्या समझाया इसको, देखो जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाओगे, ठीक है, जितना ज़्यादा क्या बढ़ाओगे आप, जितना ज़्यादा आप एरिया इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई, उतना ही ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ठीक है, जितना ज़्यादा आप एरिया इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होंगे, उतना ही ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा, मतलब स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगा, बात समझे, जितना इंक्रीज करोगे एरिया को उतना ही स्पीसीज रिचनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन्होंने बताया था कि देखो कि क्या बोल रहा था कि जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप एरिया को इंक्रीज करोगे, जितना ज़्यादा आप एरिया को इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा क्या इंक्रीज होगा, उतना ही ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होंगे। जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होंगे भाई, स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज होंगे। तो एक ग्राफ बनता है, ठीक है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है, ग्राफ क्या था, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब इन्होंने बताया था कि एक लिमिट तक ही क्या होगा, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होगा। फिर आप जितना भी एरिया बढ़ा लो स्पीसीज रिचनेस नहीं होगा, क्योंकि भाई वहाँ फूड अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज का भी तो मेन आप ध्यान रखना, आपको रिसोर्सेज भी तो लिमिटेड होते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे भाई, रिसोर्सेज भी एक टाइम तक ही पूरेंगे रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। उसीलिए मतलब आप जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होते हैं, लेकिन अप टू लिमिट, एक लिमिट तक होता है, ऐसा नहीं कि हमें वो होते रहेगा वरना तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप एरिया इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होते हैं, उतना ही ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा क्या होते हैं, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होते हैं। फिर बात करेंगे, देखो कि इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया था S=c², ठीक है। एक इक्वेशन जो उन्होंने दिया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं log S मतलब है स्पीसीज रिचनेस, ठीक है, S फॉर स्पीसीज रिचनेस, log C प्लस Z log A। इन्होंने एक पर्टिकुलर इक्वेशन दिया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं log S log C प्लस Z log A।
एस का मतलब है स्पीसीज रिचनेस। एस का मतलब क्या है भाई? स्पीसीज रिचनेस, ठीक है। तो एस का मतलब है स्पीसीज रिचनेस, सी का मतलब है वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। सी का मतलब क्या है भाई? वाई इंटरसेप्ट। फिर बात करेंगे देखो कि जो ए है, ए फॉर एरिया, सबको पता है भाई, ए फॉर क्या? एरिया। तो ये था आपका ग्राफ जो आपको समझना है, जो एस स्पीसीज इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जो किसने दिया था? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने दिया था, जो स्पीसीज एरिया के रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। और जेड क्या होता है? देखो जेड हो सकता है, जेड लाई करता है 0.1 से 0.2 तक हो सकता है, ठीक है। तो 0.1 से 0.2 तक क्या हो सकता है? जेड का वैल्यू हो सकता है। तो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में बात करें, किसने दिया था? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने दिया था। किसने दिया था भाई इसको? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने दिया था, ठीक है। जो log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a होता है। स्पीसीज रिचनेस इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, इसका इक्वेशन होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जो इनको आपके से मतलब आपके जो नीट का एग्जाम होगा, ठीक, उसमें 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक। उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा और इसी ऑप्शन को, ठीक, इसी को मतलब घुमा फिरा के दे देगा क्वेश्चन। भाई आपको पता है क्वेश्चन कहीं से आ सकता है, आप सोच नहीं सकते, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपने कभी मतलब अक्सर नोटिस किया होगा, जो आप मतलब जो भी टॉपिक को आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए हार्ड है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, मैं इसको पढ़ के नहीं जाऊँगा, कि उसको मैं कम पढ़ूंगा, अच्छे से नहीं पढ़ूंगा, वही पार्ट से क्या होता है? क्वेश्चन आता है। आप कभी न कभी अपने लाइफ में अभी तक जितने भी आपने एग्जाम दिए होंगे, ठीक है, अब क्लास 10, 11, 12 जो जितने भी एग्जाम देंगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम, तो आपको मतलब देख कभी तक तो आपने कभी न कभी पक्का नोटिस किया होगा, जो टॉपिक आपको लगता होगा, ठीक है, कि एग्जाम में नहीं आ सकता, कि ये हार्ड है, इसको हटा, इतना सिंपल है, कैसे आ सकता है इतना एग्जाम में, अक्सर वही क्या होता है? अक्सर वही आता है एग्जाम में, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है, तो आई थिंक आपके साथ भी ऐसी हुआ होगा कि लगता है कि हम लोग को ये क्या आएगा, ठीक है, इतना आसान, इतना आप तो वही क्वेश्चन क्या होता है? वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आप देख लो, ठीक है। तो ये था आपका स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। क्लियर हो गया आपको? तो ये था हम लोग का स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप जो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था। इन्होंने स्पीसीज एरिया के रिलेशनशिप के बारे में बताया था। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब क्या बात करेंगे भाई? अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस फॉर ऑफ, ठीक, किसके लिए क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, उसको डिस्कस कर लेते हैं, चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, उसको डिस्कस करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, सो आप देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, उसको डिस्कस करते हैं। सो क्या इंपॉर्टेंस है, इसको आप ध्यान से देखो। सो क्या इंपॉर्टेंस, सबसे पहले बात करेंगे, देखो कि जहां पर, ठीक, जिस कम्युनिटी पर मोर स्पीसीज होंगे, ठीक है, जिस कम्युनिटी पर बात करो, जिस कम्युनिटी की बात करेंगे हम लोग, चलो, कि कम्युनिटी में जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे, ठीक है, किसी भी कम्युनिटी में जितने ज़्यादा क्या होंगे, कम्युनिटी में जितने ज़्यादा मोर स्पीसीज, ठीक है, जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा भाई? कम्युनिटी में जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे उतना ज़्यादा मोर स्टेबल होगा वो, ठीक है। तो कम्युनिटी में जितने ज़्यादा क्या होंगे, स्पीसीज होंगे, वही कम्युनिटी मोर स्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट क्या है? कम्युनिटी में जितने ज़्यादा क्या होंगे, मोर स्पीसीज होंगे, तो ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा उतना ही ज़्यादा मोर स्टेबल होगा कम्युनिटी, ठीक है। तो मोर स्पीसीज तो क्या होगा? मोर स्टेबल, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ रहे हो? अगर किसी भी कम्युनिटी में जितना ज़्यादा स्पीसीज होंगे उतना ज़्यादा कम्युनिटी स्टेबल होगा। बात समझे? कम्युनिटी में जितने ज़्यादा स्पीसीज होंगे उतना ही ज़्यादा कम्युनिटी क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ये था आपका, समझ गए कि मोर स्पीसीज देन मोर स्टेबल, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पीसीज उतना ही ज़्यादा कम्युनिटी क्या होगा भाई? स्टेबल होगा। बात समझ आ रहा है आपको? कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीसीज होंगे तो वही कम्युनिटी क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। अब कुछ पॉइंट के बारे में बात करेंगे, देखो कि कोई भी स्टेबल, ठीक है, कोई भी स्टेबल कम्युनिटी होने के लिए कौन कौन सा पॉइंट की जरूरत है, ठीक है। स्टेबल कम्युनिटी को क्या चाहिए भाई? देखो, कोई भी स्टेबल कम्युनिटी है उसको क्या हो, स्टेबल कम्युनिटी को क्या मतलब क्या उसके लिए कैटेगरी से क्या करेगा? तो जो स्टेबल कम्युनिटी रहेगा, क्या इसका पॉइंट है? देखो इसका पॉइंट है लेस
लेस टू लेस सीजनल वेरिएशन, ठीक। इसमें क्या होना चाहिए, जो स्टेबल कम्युनिटी में लेस सीजनल वेरिएशन होनी चाहिए, ठीक है। लेस ईयर टू ईयर तो ईयर टू ईयर समझो, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, ईयर टू ईयर लेस वेरिएशन, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कम से कम क्या हो, वेरिएशन, कम से कम वेरिएशन हो, ठीक है। तो कम्युनिटी में देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टेबल कम्युनिटी का सबसे पहला पॉइंट क्या है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है भाई, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, किसमें, प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन किसमें है भाई, प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, तो कम से कम क्या होना चाहिए, वेरिएशन होना चाहिए, किसमें, प्रोडक्टिविटी में। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज, ठीक। तो किससे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज इन्वेजन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ठीक है। तो किससे रेजिस्टेंस होना चाहिए भाई, उसको एलियन स्पीसीज इन्वेजन से रेजिस्टेंस होना चाहिए। और किससे रेजिस्टेंस होना चाहिए, रेजिस्टेंस तो बात करेंगे देखो, और रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंट टू डिस्टर्बेंस। और क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बेंस। वो डिस्टर्बेंस मतलब जैसे कि वो नेचुरल हो सकता है या आर्टिफिशियल हो सकता है, ठीक है, नेचुरल या मैन मेड। वो नेचुरल हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, मैन मेड हो सकता है, नेचुरल और मैन मेड भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो भाई, कोई भी मतलब इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है स्पीसीज डाइवर्सिटी का, स्पीसीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस ये है, जितना ज़्यादा क्या होंगे, अगर जितना ज़्यादा स्पीसीज होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कम्युनिटी स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबल कम्युनिटी के लिए क्या चाहिए, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीसीज इन्वेजन, और रेजिस्टेंस होना चाहिए किसके लिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए डिस्टर्बेंस के लिए। डिस्टर्बेंस नेचर, ठीक है, नेचुरल हो सकता है, नेचर ने भी नेचुरल हो सकता है, ठीक है, या फिर मैन मेड हो सकता है। डिस्टर्बेंस कैसा हो सकता है, नेचुरल हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी का। हम लोग पढ़े सबसे पहले स्टेबल कम्युनिटी, क्या होना चाहिए, स्टेबल कम्युनिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक है डेविड टिल्मान, डेविड टिल्मान ने क्या बताया था, देखो जो डेविड थे, ठीक है, डेविड साहब ने क्या बताया था, एरिया विथ मोर स्पीसीज, जहां ऐसा एरिया जहां ज्यादा स्पीसीज है, ठीक है, एरिया विथ मोर स्पीसीज, आप समझो इन्होंने क्या बोला था कि एरिया विथ मोर स्पीसीज, ऐसे एरिया जहां क्या है ज्यादा, एरिया विथ मोर स्पीसीज, ठीक है, ऐसे एरिया जहां ज्यादा स्पीसीज हैं और जिसमें, ठीक है, और जिसमें लेस, ठीक है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, और जिसमें क्या हो रहा है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। वही क्या होगा, वही जो कम्युनिटी है क्या होगा, आप बात करिएगा कि जो डेविड टिल्मान ने क्या बोला था कि ऐसे एरिया, ठीक है, जहां मोर स्पीसीज हैं, ठीक है, ऐसे एरिया जहां मोर स्पीसीज हैं और जो जहां एरिया टू, ठीक एरिया, इन्होंने क्या बोला था कि ऐसे एरिया जहां मोर स्पीसीज हैं और जहां लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हो रहा है, ठीक, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हो रहा है, वहां क्या होगा भाई, वहां मोर प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। जहां डेविड टिल्मान ने बोला था कि ऐसे एरिया जहां मोर स्पीसीज हैं और जहां लेस ईयर, ठीक है, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन हो रहा है, ठीक है, वहां क्या होगा, वहां ज़्यादा क्या होगा भाई, वहां ज़्यादा होगा प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वहां क्या होगा, वहां मोर प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है। तो वहां क्या होगा भाई, मोर प्रोडक्टिविटी वहां होगा। बात समझे कि ऐसे एरिया, ठीक है, जहां ज़्यादा स्पीसीज हैं, ऐसे एरिया जहां ज़्यादा स्पीसीज है और जिसमें कम वेरिएशन हो रहा है इन प्रोडक्टिविटी, वहां क्या होगा, वहां मोर प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक, वहां पर क्या होगा, वहां पर ज़्यादा होंगे प्रोडक्टिविटी, ठीक है, वहां पर ज़्यादा क्या होंगे, वहां पर ज़्यादा होंगे प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये था आपका डेविड का हाइपोथेसिस जो बताया था। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट रिबेट हाइपोथेसिस, ठीक है, रेबेट पोपर हाइपोथेसिस। अब नेक्स्ट बात करेंगे हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं रेबेट पोपर हाइपोथेसिस। ये इंटरेस्टिंग है भाई, आपको मतलब जिसको नींद लग रहा होगा, जिसको सोने का मन लग रहा होगा, ठीक है, जो नेट पर देख रहे होंगे 11-12 बजे रात को लेक्चर को देख रहे होंगे, उनको तो
वो सो ही गए होंगे, ठीक है, उनको जगाने के लिए आप कहानी सुनाना पड़ेगा। अब लोरी सुनाऊंगा मैं तो उठेंगे भाई वो, ठीक है। अब आप लोग तो ठीक। अब बात करेंगे नेक्स्ट एक हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं क्या, हाइपोथेसिस का नाम क्या है, राइवेट, ठीक है, राइवेट पॉपर, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। राइवेट मतलब समझते हो भाई कि आखिर में राइवेट क्या होता है, ठीक है। रिवेट मतलब होता है क्या, रिवेट मतलब होता है नट बोल्ट, जो नट बोल्ट होता है ना, हाँ उसी को बोलते हैं राइवेट, ठीक है। रिवेट मतलब क्या होता है, नट बोल्ट जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, या कांटे कीला, आप जो भी नाम से आप जानते हो समझ लो, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिवेट, ठीक है। तो रिवेट से कांटे कीला से इसमें क्या काम भाई, इस चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में कांटे खिले, ये क्या चीज़ है, तो इससे हम लोग क्या मतलब भाई, मतलब है आपके मतलब बोल सकते हो आपके साइंटिस्ट लोग ने इसको यूज़ किया कि एक हाइपोथेसिस बनाया, एक हाइपोथेसिस दिया है, ठीक है, जो आपको समझना है। आपने देखा होगा, बिल्कुल कभी नहीं, आपने देखा, हर रोज़ देखते हो, ठीक है, आसमान में क्या देखते हो हर रोज़, एरोप्लेन, ठीक है, आप आसमान में एयर, ठीक है, क्या देखते हो आप, एरोप्लेन देखते हो, सब लोग देखते होंगे, ठीक है। जो कैसा होता है आप सब लोग को पता है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं, एरोप्लेन का साइज शेप कैसा होता है आप सब लोग को पता है, ठीक है। तो कैसे दिखता है एरोप्लेन, एरोप्लेन लगभग कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एरोप्लेन लगभग कुछ ऐसा दिखता है, जिसके 2 ठो पंख होते हैं, ठीक है, एरोप्लेन के 2 ठो पंख होंगे जो उड़ते नहीं है, अलग बात है, बोल लूँ ये क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। एरोप्लेन तो आप सब लोग ने देखा होगा, बिल्कुल हम हर दिन देखते होगा, जो हवा में जाता है ऊपर आसमान में बादल में, ठीक है। तो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, इसको समझो ध्यान से आप, ठीक। इसका हाइपोथेसिस बोलता क्या है, ये जो हाइपोथेसिस है क्या बोलता है, इसको देखो कि एरोप्लेन को कंपेयर किया है किससे, इन्होंने मतलब एरोप्लेन है, इस हाइपोथेसिस में एरोप्लेन को, ठीक, एरोप्लेन को कंपेयर किया है इकोसिस्टम से। एरोप्लेन क्या है भाई, एरोप्लेन है इकोसिस्टम, बात को समझो आप कि एरोप्लेन क्या है, इकोसिस्टम, और जो नट बोल्ट है, कांटे कीला है, राइवेट, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, राइवेट है इसमें का स्पीसीज, ठीक है। और समझे एरोप्लेन क्या है, इकोसिस्टम है, और राइवेट क्या है, स्पीसीज। अब बात करो इस एरोप्लेन पर क्या होंगे भाई, इस एरोप्लेन पर आदमी लोग बैठे हैं, ठीक है, आदमी लोग बैठे हैं और आसमान पर उड़ रहा है मस्त, ठीक है। आप समझो ध्यान से कहानी को कि एरोप्लेन कहाँ पर है, अभी एरोप्लेन है आसमान पर, ठीक है, आसमान में, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। तो उसमें जो पैसेंजर्स बैठे हैं, उनमें जो एरोप्लेन में कौन बैठे हैं भाई, एरोप्लेन में जो पैसेंजर बैठे हैं उनमें से हर एक, ठीक है, हर वन पैसेंजर मतलब एवरी पैसेंजर, उनमें से मतलब हर एक पैसेंजर जो एरोप्लेन का जो क्या है, किल है, ठीक है, जो एरोप्लेन का क्या है, जो एरोप्लेन का किल है, जिसे जो पंख एरोप्लेन का, ठीक है, जो इसका विंग है आप बोल सकते हो, ठीक है, जो एरोप्लेन का विंग है, इसको एक एक पैसेंजर 1 बाय 1 करके एक एक इसके राइवेट को निकालेंगे, ठीक है, नट बोल्ट को निकालेंगे, मतलब ठीक इस एरोप्लेन का नट बोल्ट को निकालेंगे हर एक पैसेंजर, ठीक है, हर एक पैसेंजर इस एरोप्लेन के कांटे कीला को निकालने लग गए, हर एक पैसेंजर। तो जो इसका विंग पार्ट है एरोप्लेन का, जो रहता है पंख, विंग पार्ट, वो क्या हो जाएगा, डगमगाएगा। अब बात समझे, तो राइवेट को मतलब हर एक पैसेंजर अगर राइवेट को निकालते गए तो क्या होगा भाई, ये एरोप्लेन अनस्टेबल होगा ना, भाई कॉमन सेंस है भाई। इस अगर एरोप्लेन से आप कांटे कीला को निकाल दोगे, उसका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, ठीक है, स्ट्रेंथ पार्ट है जिससे उड़ रहा है, जिसके सपोर्ट में उसका विंग को ही आप मतलब कमजोर कर दोगे तो क्या होगा भाई, एरोप्लेन अनस्टेबल होगा, ठीक है। वैसे ही आपके मतलब हाइपोथेसिस ने बोला है कि देखो कि जो एरोप्लेन क्या है, इकोसिस्टम है, और जो कांटे कीला है राइवेट, वो क्या है, स्पीसीज है, ठीक है। अगर आप 1 बाय 1 स्पीसीज, ठीक, अगर आप 1 बाय 1 स्पीसीज इकोसिस्टम से निकालोगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम अनबैलेंस होगा। बात समझे कि इकोसिस्टम क्या होगा, इकोसिस्टम अनबैलेंस होगा। तो स्पीसीज, तो इसका मतलब है कि मेन स्पीसीज के इंपॉर्टेंस, कि अगर कम्युनिटी में स्पीसीज हैं तो मेंटेन है, ठीक है। अगर कम्युनिटी में स्पीसीज 1 बाय 1 करके ख़त्म हो रहे हैं तो जो कम्युनिटी कैसे बन जाएगा, जो कम्युनिटी होगा वो अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जो अगर इससे आप एरोप्लेन से सब स्पीसीज को, ठीक, सब जितने भी इसके कांटे कील है इसके, उसको निकाल दोगे तो ये क्रैश हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। वैसे इकोसिस्टम में अगर 1 बाय 1 करके सब स्पीसीज को खत्म कर दोगे तो इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका रैबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस। क्लियर है, तो ये था रैबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस। बात समझे, तो ये था हाइपोथेसिस, रैबिट प्रॉपर हाइपोथेसिस। अब बात करेंगे नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, अब क्या बात करेंगे भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्लियर हुआ आपको, तो इसको नोट कर लो आप, फिर बात करते हैं इसको। ठीक, आपके कॉपी में भी आप डायग्राम बना सकते हो भाई एरोप्लेन का। ठीक है, जो कितना मस्त दिख रहा है आपको। सो देखो, अब बात करेंगे हम लोग लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिर में बायोडाइवर्सिटी का क्या लॉस हो रहा है इसको देखते हैं। चलो भाई, सो अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ेंगे, देखो कि कैसे बायोडाइवर्सिटी का क्या हो रहा है, कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको देखेंगे। ठीक है, कि आखिर में कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू। फिर आ गए, चलो भाई अकॉर्डिंग टू किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग भाई, IUCN। IUCN क्या है मैं आपको समझा चुका हूँ, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर यूनियन ऑफ नेचर। ठीक है, तो IUCN मतलब क्या है, IUCN का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से कि स्पीसीज, ठीक है, 700, ठीक है, 784 स्पीसीज क्या हो चुके हैं, SP मतलब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट के डॉक्यूमेंट। ठीक है, रेड लिस्ट का एक डॉक्यूमेंट है जो 2004 में रिलीज हुआ था। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट डॉक्यूमेंट अभी तक 784 स्पीसीज का चुके हैं, 784 स्पीसीज अभी तक एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बात समझे कि अभी तक 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अभी तक कितने स्पीसीज, 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कब हुए हैं भाई, लास्ट 50 ईयर्स में। ठीक है, तो लास्ट 500, ठीक है, लास्ट 500 ईयर्स में हो चुके। कब हुए हैं भाई, लास्ट 500 ईयर में। समझो कि भाई कि लास्ट 500 ईयर में 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं लास्ट 500 साल में। इनमें से आप समझो कि रेड लिस्ट हिसाब से कि 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, और एक्सटिंक्ट होने खतरा, ठीक है, एक्सटिंक्ट होने खतरा 12% है बर्ड को। मैं आप ओरली बोल रहा हूँ, समझना सुनना इसको। ठीक है, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है 12% है बर्ड को, जो बर्ड है उसको 12% एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। ठीक है, मैमल्स को है 23%, ठीक है, और उसके बाद है एम्फीबियन को है 32%, एम्फीबियन को है 32%। ठीक है, इनको सबको डर है एक्सटिंक्ट होने का। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो ये था आपका एक्सटिंक्ट होने का खतरा, एक्सटिंक्शन। और अभी तक कौन कौन स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उसको समझो। अब एक्सटिंक्ट कौन कौन स्पीसीज हो चुके हैं। ठीक है, डोडो आपने सुना होगा नाम, एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम, किससे हुआ है भाई, ठीक है, जो देखो डोडो है वो कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है, डोडो एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम, ये एक्सटिंक्ट कहाँ से हुआ है भाई, फ्रॉम मॉरिटस। ठीक है, सो एक्सटिंक्ट कहाँ से हुआ है इसको समझो, एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम मॉरिटस और डोडो हो गया। फिर बात करेंगे हम लोग डोडो, फिर बात करेंगे थैलेसिन, क्वागा एक्सटिंक्ट हुआ है कहाँ से भाई, क्वागा एक्सटिंक्ट हुआ है कहाँ से, अफ्रीका से। ठीक है, क्वागा एक्सटिंक्ट हुआ है अफ्रीका से। थैलासिन, फिर बात करेंगे थैलासिन एक्सटिंक्ट कहाँ से हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।
तो थाइलासिन कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है? थाइलासिन एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। फिर बात किए हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़े? नेक्स्ट जो देखेंगे देखो, डोडो हुआ है एक्सटिंक्ट फ्रॉम मॉरिटस, क्वाका अफ्रीका, थैलासिन ऑस्ट्रेलिया और सेटल, ठीक है, सेटलर सी काउ एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम रसिया से, ठीक है। सेटलर सी काउ कहाँ से एक्सटिंक्ट हुआ है भाई? ये एक्सटिंक्ट हुआ है फ्रॉम रसिया। तो ये एक्सटिंक्ट हुआ है कहाँ से? रसिया से एक्सटिंक्ट हुआ है, ठीक है। तो डोडो फ्रॉम मॉरिटस, थैलासिन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, क्वाका फ्रॉम अफ्रीका और सेटलर सी काउ फ्रॉम रसिया, ठीक है। तो सेटलर सी काउ कहाँ से हुआ है एक्सटिंक्ट? ये हुआ है फ्रॉम रसिया से। रसिया से क्या हुआ है? सेटलर सी काउ एक्सटिंक्ट हुआ है। और सब स्पीसीज टाइगर के 3 हैं। और सब स्पीसीज आप बात करेंगे, सब स्पीसीज किसके? सब स्पीसीज ऑफ टाइगर हमको पढ़ना है भाई। तो सब स्पीसीज ऑफ टाइगर 3 हैं। कौन सा? बाली, जवन, कैस्पियन, ठीक है। तो सब स्पीसीज टाइगर कितने हैं? बाली, जवन, कैस्पियन, 3 स्पीसीज हैं टाइगर के। कौन कौन सा है देखो? बाली, जवान, कैस्पियन, ठीक है। एक इसके सब स्पीसीज हैं टाइगर के, क्या है? सब स्पीसीज हैं, ठीक है, बाली, जवन, कैस्पियन। तो ये था टाइगर के सब स्पीसीज जिसको बोलते हैं बाली, जवन, कैस्पियन, ठीक। तो अब बात करेंगे देखो हम लोग कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे हम लोग कॉसेस, किसका कॉसेस भाई? बायोडाइवर्सिटी का कॉज, कि क्या कॉज, ठीक है, क्या किससे कॉज हो रहा है बायोडाइवर्सिटी, उसके बारे में बात करेंगे। सो देखो अब बात करेंगे हम लोग कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि आखिर में बायोडाइवर्सिटी का कैसे कॉज हो रहा है उसको देखेंगे। सो अब बात करेंगे कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, किसके चलते बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको बारे में बात करें, ठीक है। किसके चलते, क्या कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस किसके चलते हो रहा है उसको देखेंगे। सबसे पहले कॉज क्या है? जो सबसे ये टॉपिक जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोला था, लेकिन इसको बोलता हूँ कि टॉपिक जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि आखिर में बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसा हो रहा है, ठीक है। क्या कौन सा कॉजेस है जिसके चलते बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, इसको समझो। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले क्या है देखो कॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस में सबसे पहले है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस का मतलब क्या है भाई? देखो हैबिटेट लॉस, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, पहले आपको पता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले 40% लैंड एरिया कवर कर रहा था, ठीक है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, आप समझना ध्यान से कि क्या है भाई, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल जो लैंड, ठीक है, सॉरी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले, ठीक है, पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, 14% लैंड एरिया कवर कर रहा था, ठीक है, 14% पहले कवर कर रहा था, लैंड एरिया कवर कर रहा था। लेकिन अभी नाउ खाली 6%, मात्र 6% कवर करता है नाउ। और आपको पता होगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इससे क्या मिलता है हम लोग को? 20% ऑक्सीजन, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन है भाई? अमेज़न। अमेज़न क्या है? लंग्स ऑफ अर्थ। अमेज़न को बोलते हैं कि अमेज़न है अर्थ का लंग है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ से अमेज़न फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन मिलता है। ओवरऑल जितना भी अर्थ में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें 20% ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? 20% ऑक्सीजन आता है अमेज़न फॉरेस्ट से, ठीक है। तो अमेज़न फॉरेस्ट से 20% ऑक्सीजन आता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से क्या मिलता है हम लोग को? 20% ओवरऑल ऑक्सीजन, ठीक है। इससे 20% ओवरऑल ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो समझे कि आप हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में कि जो ट्रॉपिकल रेन, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, एरिया नहीं भाई, फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कवर करता था 14% लैंड एरिया, अब कवर करता है मात्र 6%। पहले 14, अब 6। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में 20% क्या है भाई? 20 ओवरऑल 20% ऑक्सीजन है।
मतलब ओवरऑल 20% ऑक्सीजन रिलीज होता है, मिलता है इससे, ठीक है। अब उसका सेकंड क्या है इसका, देखो अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। समझ रहे हो बात को, कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। भाई आप अमेज़न फॉरेस्ट को काट रहे हो किस लिए? सोयाबीन खाने के लिए, सोयाबीन कल्टिवेट करने के लिए। भाई ये कोई बात है यार? खाना है तो आप कोई और सब्जी खाओ ना यार, सोयाबीन ही क्यों खाना है, ठीक है। सो अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। आपको लग रहा हो कि इसमें मेरा क्या नुकसान, भाई मेरा क्या जा रहा है, काटने दो। भाई आपका भी जाएगा, आपका भी जा रहा है, ठीक है। ये मत बोलो कि आप मेरा कुछ नहीं जा रहा है। भाई जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, आपको पता है कभी आप हॉस्पिटल गया होगा तो एक सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना महंगा मिलता है, आपने कभी सोचा है कि जो एक सिलेंडर, ठीक है, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर कितना 1000 या 2, पता नहीं मेरे को कितना उसका प्राइस होता है, लेकिन सोचो वो कितना महंगा है। अभी ये जो कोरोना चला, ठीक है, तो उसमें पता चला कि ऑक्सीजन का कितना कीमत है। उसमें ऑक्सीजन, अभी कोरोना के केस में, अभी जो कोरोना आया था, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, बहुत लोग को ऑक्सीजन के चलते मर गए। पता है आपको कि बहुत लोग बिना ऑक्सीजन के चलते मर गए। तो आप मतलब समझो, ये मत बोलो कि इसमें मेरा क्या जा रहा है, भाई जाता है, ठीक है। तो अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन। तो अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन लगाने के लिए अमेज़न फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं। उसी लिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जितना, ठीक है, आपका, ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ कि जितना भी आपका हर साल आपका बर्थडे आता है, ठीक है, तो हर साल आपके बर्थडे में आप कम से कम एक ट्री बिल्कुल लगाओ, ठीक है। आपके गांव या कहीं पर भी आप गार्डन, कहीं पर भी आपको प्लेस मिलेगा, ठीक है, ट्री लगाने का जगह मिला, तो वहाँ पर आपके हर बर्थडे में एक ठो ट्री आप लगाओ, ठीक है, जो बेटर होगा। फिर जब 25 साल के होंगे, जब आप 30 साल के या आप 18 साल के होंगे, ठीक है, तो या समझ रहे हो, तो आपको मतलब आप बोलोगे कि हाँ मैंने अभी तक 18 ठो या 25 ठो या 30 ठो ट्री लगा चुके हैं। हर बर्थडे में मैं ट्री लगाता हूँ, मतलब अभी तक मैंने 50, आप ठीक है, आप काउंट कर लेना, आप इतना ये जो है उतना हिसाब से आप लगा सकते हो ट्री, जिससे क्या होगा, जिससे सबको फ़ायदा होगा। क्लियर है? तो अमेज़न फॉरेस्ट को कट करते हैं फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन, ठीक है। क्यों कट करते हैं? फॉर कल्टिवेटिंग सोयाबीन लगाने के लिए अमेज़न फॉरेस्ट को कट करते हैं, ठीक है। और ग्रेजिंग, जो ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड को भी उसको भी कट करते हैं फॉर ग्रेजिंग, क्या, फॉर कोरल लीफ, ठीक है। बीटर कैटल के लिए क्या करते हैं भाई, कैटल के लिए भी ग्रासलैंड को ग्रेजिंग करते हैं, ख़त्म करते हैं। ये पॉइंट था किसका, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अब बात करेंगे सेकेंड कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, जिसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट पॉइंट जिसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है भाई, देखो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है कि जब आपका, ठीक है, जितना हम लोग को जरूरत है उतना ही चीज़ हमको लेना चाहिए। ज़्यादा लोग फिर क्या होगा, उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जब हम लोग का नीड, ठीक है, आप समझना, इसका आपके एनसीईआरटी में बहुत ही मस्त लाइन दिया है, जब हम लोग का नीड, व्हेंस नीड टर्न्स इनटू ग्रीड। जब हम लोग का जरूरत बदलता है किसमें, लालच में, ठीक है। व्हेन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड। जब हम लोग का नीड, हम लोग का जरूरत, ठीक है, हम लोग का जरूरत से ज़्यादा, ठीक, हम लोग का जब जरूरत बदलता है किसमें, लालच में, तो इससे क्या होता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है जब हम लोग फालतू का यूज़, ठीक है, फालतू का चीज़ क्या कर रहे हैं, फालतू का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या होता है, इससे स्पीसीज एक्सटिंक्ट करते हैं। इससे क्या होता है भाई, इससे स्पीसीज एक्सटिंक्ट। इसका एग्जाम्पल है सेटलर सी काऊ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, सेटलर सी काऊ, ठीक है। इससे एग्जाम्पल है सेटलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन। ये दोनों एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक। ह्यूमन से, ठीक है, ह्यूमन का ओवर एक्सप्लॉयटेशन के चलते सेटलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन, बात समझे आप, कि सेटलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सेटलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन ये क्या हो चुके हैं भाई, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन।
तो सेटलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, सेटलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्यों एक्सटिंक्ट हुए हैं भाई? ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन का जो ह्यूमन जरूरत से ज़्यादा इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेगा तो क्या होगा? इससे ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। व्हेन नीड्स टर्न इनटू ग्रिड, एग्जांपल क्या है? सेटलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, दोनों क्या हो चुके हैं? दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। सेटलर सी काउ और पैसेंजर पिजन दोनों के दोनों एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लियर हुआ आपको? ये था आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर बात करेंगे थर्ड, ठीक, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। थर्ड क्या है भाई? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। सो देखो थर्ड कॉसेस ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। जब बाहर से जब एलियन स्पीसीज का इंट्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, उसको देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड देखेंगे, चलो। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ठीक है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन में पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे इसमें कि एलियन स्पीसीज इन्वेजन में कि बाहर से स्पीसीज आ चुका है तो इससे क्या हुआ? इसका एग्जांपल है चिचलिड फिश जो होता है, ठीक है, चिचलिड फिश जो होता है, ठीक है, चिचलिड तो जो क्या फिश है मोर देन, ठीक है, 200, ठीक है, 200, ठीक है, 200 चिचलिड फिश जो एक्सटिंक्ट हो चुका है, किससे? ये एक्सटिंक्ट 200, एक सेकंड, सो समझो कि जो 200, ठीक है, 200 चिचलिड फिश क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट ड्यू टू नील पर्च, ठीक है। तो 200 चिचलिड फिश एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू किससे भाई? नील पर्च से, ठीक है। तो 200 चिचलिड फिश क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू नील पर्च। क्लियर हुआ आपको? ये था फर्स्ट पॉइंट। फिर बात करेंगे, देखो जो इंडिजीनियस, ठीक है, जो क्या है? जो इंडिजीनियस कैटफिश, आप देखो ध्यान से कि जो क्या है, जो हमको पढ़ा है इंडिजीनियस, ठीक है, इंडिजीनियस कैटफिश है, जो क्या है? इंडिजीनियस कैटफिश है, ठीक, इंडिजीनियस जो कैटफिश है भाई। सो इंडिजीनियस क्या है, इनमें से बात करेंगे जो इंडिजीनियस कैटफिश है, इंडिजीनियस कैटफिश एक्सटिंक्ट, ये है कि क्या हो चुके हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो इंडिजीनियस कैटफिश क्या हो चुके हैं? बात करेंगे इंडिजीनियस कैटफिश एक्सटिंक्ट हो चुका है ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, एक्सटिंक्ट ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश। ठीक है, तो इंडिजीनियस कैटफिश क्या हो चुके हैं भाई? इंडिजीनियस कैटफिश एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, किसके चलते? अफ्रीकन कैटफिश के चलते। तो इंडिजीनियस कैटफिश क्या हो चुके हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश, ठीक है, अफ्रीकन कैटफिश। तो इंडिजीनियस कैटफिश एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश। क्लियर हुआ आपको? तो इंडिजीनियस कैटफिश एक्सटिंक्ट ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश। बात समझ। अब बात करेंगे नेक्स्ट लास्ट, जिसको बोलते हैं कि नेटिव स्पीसीज, ठीक। आप कुछ होते हैं देखो जिनको बोलते हैं नेटिव स्पीसीज, ठीक है। तो नेटिव स्पीसीज भी आप बात करेंगे, देखो कि जो होते हैं नेटिव स्पीसीज, ठीक है, जो क्या होता है? जो होता है नेटिव स्पीसीज और नेटिव स्पीसीज जो क्या होते हैं? जो होते हैं नेटिव स्पीसीज, ठीक है। तो नेटिव स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नेटिव स्पीसीज क्या हो चुके हैं भाई? नेटिव स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बाई किसके चलते भाई? लेंटेना, ठीक है, पार्थिनियम और किसके चलते हो चुके हैं भाई? पार्थिनियम और है वाटर हाइसेंथ, ठीक है, वाटर हाइसेंथ, ये सबके चलते क्या हो चुके हैं? ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वाटर हाइसेंथ। तो नेटिव स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं बाई, ठीक है, नेटिव स्पीसीज एक्सटिंक्ट बाई लेंथेना, ठीक है, पार्थिनियम और वाटर हाइसेंथ। तो नेटिव स्पीसीज क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, किससे? लेंथेना, पार्थिनियम, ठीक है, और वाटर हाइसेंथ। अब बात करेंगे क्रो एक्सटेंशन, लास्ट है फोर्थ पॉइंट, जिसको पढ़ेंगे क्या? को एक्सटेंशन, कि आखिर में को एक्सटेंशन क्या होता है उसको देखेंगे। को एक्सटेंशन का मतलब है, देखो
अगर कोई भी होस्ट एक्सीडेंट होगा तो होस्ट पर जो पैरासाइट डिपेंडेंट रहता है, होस्ट पर क्या रहता है, होस्ट पर पैरासाइट डिपेंडेंट रहता है, वो भी एक्सीडेंट होगा। मतलब अगर होस्ट एक्सीडेंट, ठीक, अगर होस्ट एक्सीडेंट होगा तो उस पर जो पैरासाइट डिपेंडेंट था वो भी एक्सीडेंट होगा। बात समझे। वैसे ही एग्जांपल है फिश का। अगर फिश एक्सीडेंट होगा, ठीक है, अगर फिश एक्सीडेंट होगा तो उस पर जो होस्ट डिपेंडेंट था पैरासाइट भी क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, ठीक है। अगर होस्ट एक्सीडेंट होगा तो उस पर पैरासाइट जो होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, पैरासाइट भी एक्सीडेंट होगा। अगर होस्ट एक्सीडेंट हुआ तो पैरासाइट भी एक्सीडेंट हो गई होगा, ठीक है। अगर होस्ट एक्सीडेंट हुआ तो क्या होगा, पैरासाइट भी एक्सीडेंट होगा। वैसे एग्जाम्पल है किसका, वैसे एग्जाम्पल है प्लांट पॉलिनेटर का, ठीक है। फिर किसका एग्जाम्पल है, प्लांट पॉलिनेटर। जो पॉलिनेटर हैं अगर वो एक्सटिंक्ट होंगे, अब बात समझना कि जो इस, अब बात करेंगे प्लांट म्यूचुअलिज्म, ठीक है। तो अगर प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, तो प्लांट पॉलिनेटर, ठीक है, प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअल, अगर पॉलिनेटर क्या करेंगे, एक्सटिंक्ट हुए तो प्लांट भी क्या होगा, एक्सटिंक्ट होगा। मतलब देखो, अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा, सिंपल बात है। पॉलिनेशन नहीं हुआ तो सीड नहीं बनेगा ना फूल, ठीक है। तो ए भी क्या होता है, अगर ए भी क्या है, एक टाइप का को एक्सटेंशन है, ठीक है। ए भी वन टाइप का क्या है भाई, ये भी वन टाइप का है को एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये भी क्या है, वन टाइप का को एक्सटेंशन है। तो इसको बोलेंगे वन टाइप का क्या है, को एक्सटेंशन है। तो वन टाइप का को एक्सटेंशन है जिसमें फिश एक्सटेंशन, ठीक, प्लांट पॉलिनेशन एक्सटेंट हो रहा है किस लिए भाई, ठीक है। तो ये था, फिक्स एक्सटेंट होंगे तो पैरासाइट भी एक्सटेंट होगा, क्योंकि एक मतलब ये आपस में को एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक। इसको बोलते हैं को एक्सटेंशन। तो हम लोग ने अभी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिस्कस किया कि आखिर में बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बारे में वन बाय वन हर चीज़ को प्रॉपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग एक और टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। एक और टॉपिक बचा है जिसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। मैं इसी लेक्चर में पढ़ेंगे बोल के सोच के प्रिपेयर करके आया हूँ। अभी भी मैं पढ़ा सकता हूँ आपको, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा सकता, लेकिन टाइम आपके मतलब टाइम बहुत 1 घंटा से ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए इस लेक्चर में बस इसको ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।